A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। फिर यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है जल की विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहां पे जल की विशिष्ट ऊष्मा भी दी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं लास्ट ईयर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था और आप लोगों से कहा था कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में आया हुआ था। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जरूर पूछा जाएगा और सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आया था। बस ये जो आपकी यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, इनको चेंज कर दिया गया था और सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन 2020 में आया था। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं, ये पूरा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बड़े आसानी से 1 मिनट से भी कम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। तो फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी। बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन में वैल्यूज को डिसाइड कर लेते हैं। देखिए M की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, तो देखिए यहां पे लिखा है 600 ग्राम जल को, यानी M की वैल्यू कितनी दी गई है, 600 ग्राम दी गई है। यानी M की जगह मैं क्या रख सकता हूं यहां पे 600। ठीक है, तो M की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 600। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया इनटू, फिर इसके बाद S है। तो S की वैल्यू हमें कहां दी गई है, तो यहां पे देखिए जो जल की विशिष्ट ऊष्मा हमें दी गई है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही S की वैल्यू हो जाएगी। तो S की जगह हम क्या रखेंगे, S की जगह हम रखेंगे 1 को, तो यहां पे 1 रख दिया। फिर इनटू यहां पे डेल्टा टी लिखा हुआ है। अब डेल्टा टी की वैल्यू को कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए यहां पे 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए तो क्या करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस में से 30 डिग्री सेल्सियस को हम लेस कर देंगे और हमें डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे मैं डेल्टा टी की जगह क्या लिखूंगा, 80 डिग्री सेल्सियस में से मैं लेस कर दूंगा 30 डिग्री सेल्सियस को। ये मैंने यहां पे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सारी वैल्यूज डिसाइड कर ली और यहां पे वैल्यूज पुट भी कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 600 की मल्टीप्लाई 1 में, तो हमें यहां पे 600 ही मिलेगा। ठीक है, फिर इनटू 80 में से 30 को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। ठीक है, 50 ही तो मिलेगा। अब क्या करेंगे, 600 की मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 50 में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिल जाएगा 30,000। ठीक है, क्या मिलेगा 30,000 और किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। ध्यान रखिएगा 30,000 कैलोरी, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा 30,000 कैलोरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आपका न्यूमेरिकल टाइप का है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि एक सिक्का छोटे टब के तल पर पड़ा है, इसमें पानी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है,
पानी के लिए म्यू इज इक्वल टू 4/3 है। तो पानी के लिए अपवर्तनांक हमें दिया गया, ध्यान रखिएगा अपवर्तनांक हमें यहां पे क्या दिया गया है, 4/3 दिया, अब 4/3 दिया गया। अपवर्तनांक को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही यहां पे लिखा है कि पानी के लिए म्यू इज इक्वल टू 4/3 है, यानी पानी के लिए अपवर्तनांक 4/3 है। फिर हमसे पूछा गया कि जल की सतह से सिक्के की दूरी प्रतीत होगी, ये हमसे यहां पे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है, ये क्वेश्चन आपका है प्रकाश का अपवर्तन, एक चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है फिजिक्स के, और ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, चैनल पे जाकर पढ़ लीजिएगा, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, ठीक है, मैंने यहां पे मान लिया कि जल की सतह से सिक्के की दूरी x सेंटीमीटर प्रतीत होती है, ये मैं यहां पे सबसे पहले मान लेता हूं। मैंने यहां पे मान लिया कि जल की सतह से सिक्के की दूरी x सेंटीमीटर प्रतीत होती है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पानी के लिए अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू 4/3, यानी हमें यहां पे म्यू की वैल्यू दी गई है कितनी, 4/3, अपवर्तनांक 4/3 दिया गया, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए यहां पे पानी की ऊंचाई यानी हाइट कितनी दी गई है, h की वैल्यू हमें यहां पे दी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 20 सेंटीमीटर, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इतनी वैल्यूज हमें यहां पे पता थी, ये मैंने यहां पे लिख दी। अब आगे क्या करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा म्यू इज इक्वल टू h/x, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए म्यू की वैल्यू हमें पता है 4/3, यानी इस म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आगे मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, म्यू की जगह मैं लिखूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा 4/3, ये पुट कर दी वैल्यू मैंने, इज इक्वल टू h की वैल्यू 20 सेंटीमीटर रख दिया h की जगह, और अपॉन में x, ये तो हमने माना हुआ है ना, ये तो हमने यहाँ पे माना हुआ है, हमने यहाँ पे माना कि जल की सतह से सिक्के की दूरी x सेंटीमीटर प्रतीत होती है, यही तो हमें निकालना है, तो ये मैंने माना हुआ था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम त्रियक गुणा करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब त्रियक गुणा होगा तो x की मल्टीप्लाई 4 में तो क्या मिलेगा, 4x मिलेगा, इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 20 में तो कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 60, ठीक है। या फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन में 4, ठीक है, 60 अपॉन में 4, या फिर सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4, 2 इधर जाएगा 20 हो जाएगा, नहीं 4 5 जा 20, यानी x इज इक्वल टू हमें 15 और सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमने माना हुआ था और सेंटीमीटर में आएगा भी, तो x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई थी, बस एक बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई, 15 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जल की सतह से सिक्के की दूरी प्रतीत होगी 15 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जिस चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन एक चैप्टर है फिजिक्स के सिलेबस में, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, वो चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां पे है कि 4 सेल जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, एक 9.2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। क्या पूछा गया कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा, ये हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आपका टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा
तो विद इन आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या दिया गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इस बात पे ध्यान दीजिए, क्या दिया है, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़े गए हैं यहां पे, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहां पे क्या यूज करेंगे, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो फॉर्मूला मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे I इज इक्वल टू NE अपॉन में NR और प्लस R। इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए n यहां पे क्या होगा, n यानी नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या कितनी है, 4 सेल यहां पे दी गई है, ठीक है। यानी n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 4 दी गई है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद E यहां पे लिखा है, E से हमारा मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो देखिए विद्युत वाहक बल, इसकी वैल्यू 3 वोल्ट दी गई है, यानी E की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, E की वैल्यू हमें यहां पे 3 वोल्ट दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए अपॉन में n यानी नंबर ऑफ सेल 4 ही है, तो n की वैल्यू 4 ही है। फिर इसके बाद यहां पे r स्मॉल r लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पे जो आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल r की वैल्यू हमें यहां पे कितनी दी गई है, 0.2 ओम ये दी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहां पे लिखा है कि एक 9.2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो देखिए जो कैपिटल R है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी गई है, कैपिटल R की वैल्यू हमें यहां पे दी गई है 9.2 ओम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कैपिटल R की वैल्यू है। तो सारी वैल्यूज भी मैंने आपको यहां पे समझा दी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखिए I इज इक्वल टू, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, नंबर ऑफ सेल 4 है तो यहां पे 4 रखेंगे n की जगह। फिर इसके बाद E की वैल्यू कितनी है, 3 वोल्ट है, तो 4 इंटू 3 यहां पे हो जाएगा। फिर अपॉन में n, नंबर ऑफ सेल 4 ही है तो 4 ही रहेगा यहां पे। फिर इसके बाद यहां पे देखिए R यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है उसकी वैल्यू क्या है, 0.2 ओम है, ये रखा। फिर इसके बाद यहां पे देखिए प्लस कैपिटल R लिखा हुआ है, कैपिटल R की वैल्यू जो कि हमें कितनी दी गई है, 9.2 ओम, ठीक है। देखिए कैपिटल R यहां पे क्या है, ये बाह्य प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 9.2 ये मैंने यहां पे वैल्यू को पुट कर दी। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 4 3 12 यहां पे हो जाएगा, ठीक है। और जब देखिए नीचे वालों को सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे मल्टीप्लाई होगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, 10 मिलेगा, ठीक है, यानी 12/10 मिलेगा जब आप इसको नीचे इसको सॉल्व करेंगे। तो 12/10 यहां पे हो गया, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 6 12 यहां पे हो जाएगा, एंड 2 5 10 हो जाएगा, यानी 6/5 हमें मिला यहां तक, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर 1.2 एम्पियर। ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये I की वैल्यू को हम निकाल रहे थे, I की वैल्यू को हमने यहां पे निकाल लिया है। तो अब हम यहां पे बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकाल पाएंगे। जब तक I की वैल्यू नहीं निकलती तब तक हम यहां पे बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, ये नहीं निकाल सकते थे। तो I की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, I की वैल्यू हमने यहां पे 1.2 एम्पियर निकाल ली है। अब हम यहां पे बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू I और R होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए V इज इक्वल टू I की वैल्यू हमें पता नहीं थी, इसीलिए I की वैल्यू हमने यहां पे निकाली, जो कि क्या आई, 1.2 आई, ठीक है। फिर इंटू R होता है। तो देखिए बाह्यतम प्रतिरोध जो था उसकी वैल्यू कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, 9.2 ओम। तो देखिए 9.2 को रखेंगे, अब यहां पे मल्टीप्लाई करवा लीजिए, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने पर आपको 11.04 वोल्ट, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, यहां पे लिखा था श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमसे यहां पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो देखिए V इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है IR। तो देखिए R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी गई थी, लेकिन I
ये तो हमें पता नहीं था, इसको हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया और आपको डिटेल में समझा दिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 11.04 वोल्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल ही दिया गया। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक विद्युत उपकरण का निर्धारण 880 वॉट और 220 वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है तो यह शक्ति व्यय करता है। ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमें यहाँ पे V की वैल्यू कितनी दी गई है, 220 वोल्ट ना। V की वैल्यू यहाँ पे 220 वोल्ट हमें दी गई है। ये मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। V की वैल्यू हमें यहाँ पे 220 वोल्ट दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए P की वैल्यू कितनी दी गई है, 880 वॉट लिखा है। ये P की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 880 वॉट, ये हमें यहां पे दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे उपकरण का प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उपकरण का प्रतिरोध निकालेंगे, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए बेसिक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन हमें यहां पे उपकरण का प्रतिरोध निकालना है तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें यहां पे निकालना है, तो फॉर्मूला हम यहां पे क्या यूज करेंगे, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, इसका हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए V की वैल्यू 220 है ना, 220 वोल्ट, तो स्क्वायर है तो 220 गुणे 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 गुणे 220 और अपॉन में P की वैल्यू 880 यानी 880 ये दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 22 1 जा 22 और 22 4 जा 88 होता है। अब यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 5 जा 22 धर जाएगा तो 20 यानी 4 5 जा 20, यानी क्या मिला, 55 मिल गया ना हमें, 55 और ओम में आया हुआ है। तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाल ली, 55 ओम। हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे उपकरण का प्रतिरोध निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो उपकरण का प्रतिरोध हमें कितना मिल गया, 55 ओम हमें यहाँ पे मिल गया। तो चलिए ये मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देता हूं। उपकरण का जो प्रतिरोध था हमें क्या मिल गया, उपकरण का प्रतिरोध हमें मिल गया 55 ओम। तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पे 55 ओम ये साइड में लिख देता हूं। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए यहां पे लिखा है कि जब इसे 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है तो यह शक्ति व्यय करता है। अब क्या कहा जा रहा है कि 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है, तो क्या करेंगे आगे हम, अब हम यहां पे 110 वोल्ट पर व्यय शक्ति निकालेंगे। क्या, 110 वोल्ट पर व्यय शक्ति निकालेंगे। ठीक है, यही हमें यहां पे निकालना। तो देखिए ये लिखा 110 वोल्ट पर व्यय शक्ति, P इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। अब देखिए यहां पे V की वैल्यू जो है 110 वोल्ट है, क्योंकि हम यहां पे 110 वोल्ट पर व्यय शक्ति निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V की जगह हम क्या रखेंगे, 110 रखेंगे, स्क्वायर है तो 110 यानी 110 इंटू 110 अपॉन में R की वैल्यू जो हमने निकाली 55, इसीलिए निकाली थी, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 55 1 जा 55, 55 2 जा 110। अब 2 की मल्टीप्लाई 110 में जब आप करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 220, और किस में आएगा आपका, ये देखिए हमसे यहाँ पे शक्ति पूछी गई है तो वॉट में आएगा। ठीक है, तो वॉट हो जाएगा 220 वॉट, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 220 वॉट। मैं आपको बता दूं विद्युत से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 पूछे जाते, ध्यान रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा न्यूमेरिकल्स के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आपको इतना करना है कि जितने
क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर 220 वोल्ट। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका एक न्यूमेरिकल ही दिया गया, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा सॉल्व करवा दे रहा हूं फिजिक्स में, इसलिए करवा दे रहा हूं ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी ना हो। अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स में यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि देखिए फिजिक्स का जो पेपर होता है वो आपका कभी कभी डिफरेंट आ जाता है, तो इसीलिए हर एक टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको न्यूमेरिकल में करवा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 440 वॉट ऊर्जा लेता है। यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो उस पर व्यय होने वाली ऊर्जा होगी। यह हमसे यहां पे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और अगर आप इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आप देखते ही परेशान हो जाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे मान लिया कि हीटर के तार का प्रतिरोध क्या है, R ओम है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना हीटर के तार का प्रतिरोध R ओम है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को निकालेंगे। जब तक प्रतिरोध नहीं निकलेगा तब तक ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला आपका होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R होता है, लेकिन हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। और मैंने क्या कहा कि मैंने हीटर के तार का प्रतिरोध क्या मान लिया, R ओम मान लिया। अब इसी R को हमें निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज हमें दी गई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर, ठीक है, यानी V की वैल्यू 220 वोल्ट हमें यहाँ पे दी गई है, ये साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूं। फिर इसके बाद 440 वॉट ऊर्जा लेता है, यानी P की वैल्यू कितनी दी गई है, 440 और वॉट दी गई है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते, अभी रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P होता है, तो V की जगह रखेंगे 220, स्क्वायर है तो 220 गुणे 220 यहाँ पे हो जाएगा, और P की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 440 ये हो जाएगा। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44 होता है। अब ये 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0, यानी 110 ओम, यानी 110 ओम। ये हमने यहाँ पे R की वैल्यू को निकाल लिया, जो कि हमने माना हुआ था कि माना हीटर के तार का प्रतिरोध R ओम है। तो देखिए R की वैल्यू हमने क्या निकाली, रेजिस्टेंस हमने निकाला 110 ओम आ चुका है। तो चलिए इसको हम साइड में यहाँ पे लिखते हैं, R की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली 110 ओम, ये यहां पे आ चुकी है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे लिखा है यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो उस पर व्यय होने वाली ऊर्जा होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 440 वोल्ट पर, ठीक है, 440 वोल्ट पर शक्ति निकालेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं 440 वोल्ट पर शक्ति, ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो देखिए शक्ति निकालेंगे तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। देखिए फॉर्मूले में आपका R आ रहा है रेजिस्टेंस, इसीलिए ऊपर अभी हमने रेजिस्टेंस निकाला था 110 ओम आया। तो देखिए V स्क्वायर, अब देखिए V की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे लिखा है यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर, अब V की वैल्यू हम 440 लेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 440 वोल्ट पर हम शक्ति निकाल रहे हैं। तो V की जगह हम क्या रखेंगे, V की जगह रखेंगे 440, क्योंकि स्क्वायर है तो यहां पे 440 फिर से एक बार लिखेंगे, और अपॉन में R की वैल्यू 110 हमने निकाली हुई है, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो आपका दिया इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 440 की मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पे 4 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 176
0। और देखिए हम यहाँ पे शक्ति निकाल रहे हैं तो किस में आएगा, वॉट में आएगा। तो हमने यहाँ पे 440 वोल्ट पे शक्ति निकाल ली है। क्या आई यहाँ पे, 1760 वॉट आई हुई है। तो जब 440 वोल्ट पर शक्ति कितनी आ गई, 440 वोल्ट पे शक्ति हमें मिली 1760 और वॉट में, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 15 घंटे चलाने पर व्यय ऊर्जा, यही तो हमसे पूछा गया है कि 15 घंटे चलाया जाए तो उस पर व्यय होने वाली ऊर्जा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 15 घंटे, ठीक है, 15 घंटे चलाने पर व्यय ऊर्जा, 15 घंटे चलाने पर व्यय ऊर्जा, ये हम इसको निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। अगर सॉल्व करना होता तो ये क्वेश्चन 1 मिनट से कम में मैं सॉल्व कर देता, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। तो 15 घंटे चलाने पर व्यय ऊर्जा, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वॉट गुणे घंटा। ठीक है, वॉट गुणे घंटा और अपॉन में होता है फॉर्मूले में 1000, ध्यान रखिएगा। तो देखिए वॉट कितना निकाला हमने, 1760 वॉट ना, तो वॉट की जगह रखेंगे 1760 गुणे घंटा। कितने घंटे की बात हो रही है, 15 घंटे की। क्वेश्चन में दिया है 15 घंटे चलाया जाए ना, 15 घंटे ना, तो रखेंगे 15 और अपॉन में आपका 1000 फॉर्मूले में होता ही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 26.4, ठीक है, 26.4 किलोवाट आवर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 26.4 किलोवाट आवर यानी 26.4 किलोवाट घंटा कहां दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाया हुआ है, एक एक स्टेप, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं आपको क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट में भी बता देता, लेकिन तब आपको समझ में नहीं आता। कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में होते, कहते जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताइए, तो देखिए जल्दी में ये न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक बार डिटेल में समझा दूंगा, तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो यही क्वेश्चन आप 1 मिनट से भी कम में सॉल्व कर पाएंगे। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो एक मिनट से कम में भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में यहां पे मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए 26.4 किलोवाट घंटा होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मॉडरेट लेवल का अच्छा क्वेश्चन आपका, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए किसी सेल के विद्युत वाहक बल ई तथा विभवांतर वी में संबंध होता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। संबंध यानी रिलेशन यहां पे पूछा गया, और रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी V प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी सेल के विद्युत वाहक बल E तथा विभवांतर V में संबंध होता है V प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स का आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेश के संरक्षण पर। ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है आवेश के संरक्षण पर। यह किरचॉफ वाला रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मैं आपको बता दूं जो ये किरचॉफ का प्रथम नियम है
इस नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं या फिर धारा का नियम भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संधि का नियम किसे कहा जाता है तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है इसी को हम संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आवेश के संरक्षण पर। तो फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते, अब हम आते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे। यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ है केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं केमिस्ट्री का आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन यहां पे है कि गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको करेक्ट आंसर पहले बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC। ठीक है, मैं आपको बता दूं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आपसे पूछा गया था कि BHC का पूरा नाम क्या होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको शॉर्ट में हम BHC भी लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं जो ये मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इन पे फोकस जरूर कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। ऐसे लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ था 2020 में, और मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले थे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि थ्योरी पार्ट के बीच में से ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है। जब आप अपनी बुक के एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन बना कि सुक्रोज का ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे है कि सुक्रोज का ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इन्वर्टेज एंजाइम। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे समझने लायक कुछ है नहीं, डायरेक्ट आपको याद ही करना होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि आपके 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन है C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखिए C12H22O11 ये किसका फॉर्मूला लिखा है, ये चीनी का लिखा है, जिसे आप सुक्रोज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी का फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा किसका है ये। तो देखिए हमें यहाँ पे C की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूं C12H22O11, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब हमें यहां पे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यानी C की निकालनी है। जिसकी निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, X मान लेते हैं। और कितने कार्बन है, 12 है, तो 12 गुणे X यानी 12X हो जाएगा। यानी C12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, C12 की जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 12X, ये लिख दिया, प्लस लगाया। फिर इसके बाद H22 है, तो देखिए यहाँ पे H दिया है, H से मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। और कितने हैं, 22 हाइड्रोजन है, तो 22 गुणे 1 करेंगे, यानी यहाँ पे 22। H22 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 22। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22, ये लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस लगाऊंगा, O11 दिया, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। और कितने ऑक्सीजन है, 11 है, तो 11 और गुणे -2 यानी -22 यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये माइनस और यहाँ पे प्लस, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी -22 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये प्लस हटाता हूँ और लिखता हूँ -22
और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा क्योंकि C12H22O11 के ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12x, अब इसके बाद प्लस लगा है, अब 22 में से 22 को लेस करेंगे 0 बराबर 0, या फिर 12x बराबर 0 लिख सकते हैं, या फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही तो मिलेगी। यानी यहाँ पे C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या है, 0 है। तो 0 आपका ऑप्शन में कहां पे दिया गया है ये देखते हैं, कहीं नहीं दिया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या हमें क्या मिली, 0 मिली, तो 0 आपका ऑप्शन में कहीं था ही नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपकी बुक से कोई क्वेश्चन आपका आता है ना, तो ऑप्शंस जो आपके होते हैं उनको चेंज कर दिए जाते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन चेंज करके क्या कर दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं, और इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए बुक से क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन आपके चेंज होंगे, डेफिनेटली चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 0 आपका कहीं दिया ही नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन चारों में से एक जो मिलान है वो क्या है, वो गलत है, वही आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है मैथिल एल्कोहल फॉर्मूला CH3OH, जिसको हम मैथनॉल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद एथिल एल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल के नाम से जानते हैं, C2H5OH लिखा हुआ है। ऑप्शन सी बेकिंग सोडा लिखा हुआ है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। फिर ऑप्शन डी यहाँ पे लिखा सल्फ्यूरस अम्ल फॉर्मूला H2SO5 लिखा हुआ है। तो देखिए इन चारों में से एक आपका गलत है, वही आपको बताना है। मैं आपको बता दूं इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा मिलान गलत है। 4 आपको दे दिए गए थे, फॉर्मूले भी आपको दे दिए गए थे ऐसे ही, तो इसीलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जो है ये गलत है। देखिए सल्फ्यूरस अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3 होता है, ये होता है, ठीक है, ना कि H2SO5, ये नहीं होता है। तो देखिए यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, तो ये आपका है ये डी वाला, ये गलत है। इसके अलावा मेथिल अल्कोहल फॉर्मूला इसका यही होता है, एथिल अल्कोहल का यही होता है, बेकिंग सोडा का यही होता है, लेकिन सल्फ्यूरस अम्ल का H2SO3 होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जिस पैटर्न के पूछे आते हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन यहां पे है कि जेल्डॉल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन यहां पे है कि जेल्डॉल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ये अरिहंत की बुक का ही है, ठीक है, अरिहंत की बुक का है। और सबसे पहले यह बता दूं कि अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको दिया गया है वो क्या है, गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है। सबसे पहले ये जान लीजिए। और किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बता देता हूं, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा, चैप्टर नंबर 22 केमिस्ट्री का चेक कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा, चैप्टर नंबर 22 है। उस चैप्टर में जाइएगा, आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर बुक में आपके गलत दिया गया है। यही क्वेश्चन क्या, कई क्वेश्चन के आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिए गए, यही मुझे सही नहीं लगता है। बुक में भी क्वेश्चन के आंसर गलत दिए होते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बस बुक
से याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन को पहले देखें ये सही हो सकता है कि नहीं। तो मैं क्वेश्चंस को चेक करता हूं पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को चेक किया तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में गलत दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पे होगा आपका इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, यानी नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपकी अरिहंत की बुक में क्या दिया गया है कि नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए, जो कि क्या है? गलत है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अपनी बुक में सही कर लीजिएगा, चाहे आपके पास नई बुक हो चाहे पुरानी बुक हो। जिन स्टूडेंट्स के पास 2021 की बुक है उनके बुक में भी गलत दिया है, 2020 वाली में भी गलत दिया है, 19 वाले में भी गलत दिया है। मतलब बुक में संशोधन ही नहीं होता, सेम वैसी ही बुक आपको दे दी जाती है, 2021 की हो जाती है। बताइए, तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को सही जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। गलत दिया आपकी बुक में आंसर, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए, दो प्रोसेस होती है नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए, दो प्रोसेस होती है। एक तो होती है ड्यूमा, ठीक है। क्या होती है? एक ड्यूमा की विधि होती है, एक ड्यूमा की विधि होती है, और दूसरी होती है जेल्डाल की विधि, ठीक है, जेल्डाल विधि। आप इस चैप्टर में जाएंगे ना, थ्योरी पढ़िएगा, इसकी थ्योरी पढ़िएगा, वहीं पे आपको पता चल जाएगा। थ्योरी में सही दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में दे दिया गया वो गलत दे दिया गया। थ्योरी चेक करेंगे, नाइट्रोजन का आकलन नाम का एक टॉपिक दिया, उसमें जाएंगे तो देखेंगे वहां पे दो प्रोसेस दी गई, एक ड्यूमा की विधि और एक दी हुई है जेल्डॉल विधि। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं जब भी आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूं, अगर क्वेश्चन आपकी बुक में उस क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं। ये आपको कोई नहीं बताता है, बस क्वेश्चन करवा दिया जाता है, आपको कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो करेक्शन कर लीजिएगा। और मैं इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि अरिहंत की बुक में जितने गलत आंसर दिए गए हैं क्वेश्चन के, इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे है कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। फिर से आपको बताना है, 4 ऑप्शन देखिए, इसमें से एक मिलान आपका गलत है, वही आपको यहां पे बताना है। एक तरफ यहां पे धातु लिखे हुए, एक तरफ उनके अयस्क लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा मिलान इसमें से गलत है। तो सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर आपको ही पहले करना है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा टॉपिक धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड विथ क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो देखिए गलत यहां पे क्या है, गलत जो है वो ऑप्शन बी वाला है, जो सिल्वर का सिल्वाइन दिया है। देखिए सिल्वर का जो अयस्क है वो सिल्वाइन नहीं होता है, ठीक है। ये जो सिल्वाइन है ये किसका अयस्क होता है? सिल्वाइन किसका होता है? पोटेशियम का। पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो सिल्वाइन है ये किसका होता है? पोटेशियम का होता है, ठीक है, पोटेशियम का, सिल्वर का नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सिल्वर है, सिल्वाइन लिखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सोचेंगे कि ये सही होगा, क्योंकि यहां पे नाम एक जैसे लगता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो सिल्वाइन है ये किसका होता है? ये पोटेशियम का होता है। पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मिलान आपका गलत है। और उसके अलावा जो पारा है, पारा का कैलोमल होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है कैलोमल वाला। देखिए कैलोमल, ये पारा इसका अयस्क होता है, ध्यान रखिएगा, कैलोमल होता है। और इसके अलावा एक सिनेबार भी होता है। सिनेबार आपका आपकी बुक में दिया है, लेकिन कैलोमल नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। तो पारे का अयस्क कैलोमल होता है और सिनेबार, तो ये तो सही है। सोडियम का फेल्सपार होता है, ये भी सही है। सोडियम का होता है अयस्क फेल्सपार एक होता है, ये भी सही है। जिंक का कैलामाइन होता है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन बी आपका दिया है ये सिल्वाइन, ये गलत है। सिल्वाइन किसका होता है? ये पोटेशियम का होता है। और सिल्वर के अयस्क मैंने आपको पहले ही बताए हैं, अर्जेंटाइट होता है,
हॉर्न सिल्वर होता है, रूबी सिल्वर होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये यहां पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि सल्फर का आवर्त सारणी में स्थान है। आज मैं आपको इस टाइप का चौथा या पांचवा क्वेश्चन करवा रहा हूं, और लास्ट ईयर तो मैंने आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन कराए हुए हैं। सभी चैप्टर्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण एक चैप्टर दिया है केमिस्ट्री के सिलेबस में। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, आपको रिवीजन करना है बस। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सल्फर का आवर्त सारणी में स्थान पूछा गया। सल्फर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद यहां पे आएगा 3s2, फिर इसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा 3p4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, 16 ही आपको मिलेंगे। 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16। ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में 2 है, दूसरे में देखिए 2s2 2p6 यानी 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे में देखेंगे 3s2 3p4 यानी 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। देखिए, अब आवर्त सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे। आवर्त डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, कोशों की संख्या गिनते हैं। कितने कोश हैं, 1 2 3, कितने कोश, 3 कोश है ना, यानी किस आवर्त का हो जाएगा सल्फर, ये सल्फर ये हो जाएगा तीसरे आवर्त का। ठीक है, तीसरे आवर्त का हो जाएगा। देखिए, ये 3 जो मैंने यहां पे रोमन में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो तीसरा आवर्त हो जाएगा। तो देखिए, 3 आवर्त आपको 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी हमें वर्ग भी डिसाइड करना होगा, क्योंकि वर्ग भी तो हमें यहां पे बताना है। तो वर्ग डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तीसरे आवर्त का है, ये साइड में मैं यहां पे लिख देता हूं, तीसरा आवर्त, शॉर्ट में आवर्त मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया, तीसरे आवर्त का है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे वर्ग डिसाइड करेंगे। तो वर्ग डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। तो देखिए, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 6 दी गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 6 ही तो मिली है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो वर्ग क्या हो जाएगा, 6th हो जाएगा, 6th और ए। तो देखिए, 6th ए वर्ग कहां पे दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे ये दिया गया ऑप्शन बी में, तीसरा आवर्त और 6th ए वर्ग। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 चीजें, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए सल्फर का। अब किसी भी आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे सल्फर का पूछा गया, एल्यूमिनियम का पूछा जा सकता है, सिलिकॉन का पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वीडियो मैंने बना दी है पहले से ही, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जाके देख लीजिएगा। तो इतनी चीजें आपको आएंगी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चन इस टाइप का कई बार, करीब 3 से 4 बार या फिर 5 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। टोटल मैंने आपको फिजिक्स में 7 क्वेश्चन प्लस केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी थे, टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।